नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि ये जो वीडियो हैं, जो पॉलिटी का सेशन है, आपके मित्रों तक भी ये पहुंच सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी का जो नेक्स्ट सेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद अपने पास रख सकता है। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है कि कौन सा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अपने पास रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि संसद में विश्वास प्रस्ताव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, तो विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जा सकता है। और इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी जो लोकसभा होती है, ठीक है ना, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन लड़ सकता है, तो सब कुछ होता है, लास्ट में एक ये भी शर्त होती है कि वो लाभ का पद धारण न किया हो। तो ये जो लाभ का पद है आप बराबर सुनते होंगे, तो इसको निर्धारण कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों निर्धारण करते हैं, और संघीय संसद भी इसका जो है निर्धारण करती है। तो चलिए हम पहले आप बात करते हैं जो संघीय संसद है, कि कोई पद जो लाभ का पद होता है, संसद या विधानमंडलों में सदस्यता की जो योग्यता होती है या लाभ का पद होता है, या लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका जो निर्णय होता है अनुच्छेद 102। देखिए दोनों चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 102 का सब क्लास 1 का क के अंतर्गत केंद्र में संसद, देखिए केंद्र में संसद की बात कर रहा है, ठीक है ना, संसद, ठीक है ना, केंद्र में संसद अनुच्छेद 102 के सब क्लास 1 का सब क्लास क के अंतर्गत संसद निर्धारित करती है। फिर दूसरा राज्यों में जो राज्य का विधानमंडल होता है वो अनुच्छेद 191(1), देखिए अनुच्छेद 191 का 1 का क, ये कौन करता है, विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है, ये विधानमंडल। देखिए दो चीज़ें हैं, पहले हम बात करते हैं संघीय संसद की। तो संसद क्या करता है, अनुच्छेद 102 का सब क्लास 1 का सब क्लास क के अनुसार संसद निर्धारित करती है कि लाभ का पद है कि नहीं। अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में जो विधानमंडल होता है, ठीक है ना, विधानमंडल, राज्य में जो विधानमंडल होता है वो अनुच्छेद 191 का सब क्लास 1 का सब क्लास क के अनुसार ये निर्धारित करती है कि यह लाभ का पद है अथवा नहीं है। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की कोई व्यक्ति जो ठीक है ना, कोई व्यक्ति संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण, मतलब लाभ का पद है या अथवा नहीं है, यह केंद्र में अनुच्छेद 103 के सब क्लास 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर, देखिए ये जो राष्ट्रपति करता है वो अनुच्छेद 103 का सब क्लास 1 का पार्ट 2, ठीक है ना, 1 एवं 2 दोनों के अनुसार जो निर्वाचन आयोग हमारा है, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। ये किसके सलाह पर करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 103 1 और 2 के अनुसार कि लाभ का पद है कि नहीं। अब दूसरा बात करता है राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी इसको करता है, और वो करता है अनुच्छेद 192, ठीक है ना, अनुच्छेद 192 का सब क्लास 1 और 2 के अंतर्गत ये राज्यपाल निर्धारित करता है कि लाभ का पद है अथवा नहीं है। ठीक है ना, दोनों मैंने बात कर दिया कि जो संसद करती है वो अनुच्छेद 102 का सब क्लास 1 का सब क्लास क के अंतर्गत करती है, और विधान जो मंडल है हमारा राज्य का वो अनुच्छेद 191 का सब क्लास 1 का सब क्लास क के अनुसार करती है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 103
कश्यप क्लास 1 और 2 के अंतर्गत निर्धारित करते हैं, और राज्यपाल 192 अनुच्छेद 192 कश्यप क्लास 1 और 2 के अंतर्गत निर्धारित करते हैं कि यह लाभ का पद है कि नहीं है। या ऐसे ऐसे अगर हम देखें तो केंद्र में संसद निर्धारित करती है कि लाभ का पद है कि नहीं, राज्य में विधानमंडल जो होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि लाभ का पद है कि नहीं, फिर दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर ये निर्धारित करता है कि लाभ का पद है कि नहीं, और राज्य में फिर राज्यपाल, ठीक है ना। तो इतने लोग निर्धारित करते हैं कि ये लाभ का पद है कि नहीं, कोई भी निर्धारित कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि 3 क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन का रहकर कार्य करती है, किसके अधीन की बात करता है, तो ये किस कहते हैं, विधायिका के अंतर्गत, ठीक है ना। तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है ना, संसदात्मक है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, पितृसत्तात्मक नहीं है, या फिर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, ठीक है ना। कैसी है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ठीक है ना। क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका के सदस्यों में से होता है। क्या होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होता है वो विधायिका के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। की हम बात करते हैं क्या है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री फिर बाद में रक्षा मंत्री बना। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो यही मिल गया कि ये जो भी व्यक्ति होगा कहाँ का होगा, मध्य प्रदेश का होगा। किसकी गवर्नमेंट में, नेहरू की कैबिनेट मंत्री में, पहले होम मिनिस्टर फिर बाद में डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री भी रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू नेहरू की जो कैबिनेट हुई थी 1991 में, ठीक है ना, 1991 में ये क्या बने थे, विधि मंत्री बने थे। पूरा चीज़ देखिएगा, क्या बने थे, विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। शामिल जब हुए तो विधि मंत्री के रूप में, और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बन गए, ठीक है ना। कब, 1991 में क्या बन गए, गृह मंत्री बन गए। और कौन, देश के तीसरे गृह मंत्री बने उस समय। फिर 1955 की बात करते हैं। 1955 में क्या हुआ कि इन्हें रक्षा मंत्री का पद भार जो है सौंप दिया गया। 1955 में ये क्या बन गए, रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर बन गए, ठीक है। फिर 1957 और 62 के दौरान, 1957 से लेके 62 के दौरान ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। कहाँ के, ये एमपी के सीएम भी रहे हैं। तो चलिए दो चीज़ें हम देखने को मिलता है कि जो हमारे ये विधि मंत्री थे 1991 में थे, इसी साल उन्हें गृह मंत्री भी बनाया दिया गया। फिर 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। फिर 1957 से लेकर और 62 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। तो ये कई पोस्टों पे सुशोभित किया इन्होंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार मैंने देखा कि रेलवे में ये पूछा गया था, तो मैंने इसको जो है पुटअप किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए R.K. षठमुखम चेट्टी, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो R.K. षठमुखम चेट्टी थे, और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया था। कब पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को। ये स्वतंत्र भारत का पहला, ठीक है ना, फर्स्ट इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। फिर 1949 की बात करते हैं। 1949 में क्या हुआ कि इनके स्थान पर वित्त मंत्री जॉन मथाई को बना दिया गया। इनमें जॉन मथाई, देखिए ये ऑप्शन नंबर जो डी है, 1949 में जॉन मथाई को फिर वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना। देखिए प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री की बात कर रहा है, और मैं जानता हूं कि सभी लोग जानते होंगे कानून मंत्री जिन्होंने हमारा कानून बनाया, संविधान के रचयिता जिनको कहते हैं, संविधान समिति के जो अध्यक्ष भी रहे हैं, और वो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है ना।
तो ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री भी रहे हैं। कब की बात है कि 1946, ठीक है ना, 1946 में ये क्या बने हैं, कानून मंत्री बने, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि कानून मंत्री बने, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री, देखिए 1946 में जो कानून मंत्री थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, ठीक है ना। जो अंतरिम सरकार की कैबिनेट मतलब कि वो थी, अंतिम सरकार थी, जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसमें योगेंद्र नाथ मंडल जी थे कानून मंत्री। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद बी आर अम्बेडकर जी विधि मंत्री या कानून मंत्री बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, एक नहीं कम से कम 7-8 बार क्वेश्चन मैंने देखा, जब इसको हम क्वेश्चन को पुटअप कर रहे थे तो देखा मैंने 7-8 बार ये पूछा आयोग ने क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा शब्द है, ठीक है ना, कि जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजट। देखिए बजट, आप लोग हर साल बजट का नाम सुनते होंगे, ये इतना बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इसका संविधान में इस शब्द या शब्दावली का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो संविधान में जो बजट शब्द का उल्लेख क्या होता है, कहीं नहीं मिलता, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, देखिए पूरा चीज़ समझिएगा, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो वार्षिक बजट होता है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पे क्या उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है ना। और जबकि बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, ये बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, 8 से 9 बार ये, मतलब मुझे मिला कि 8 से 9 बार ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 के निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से कि जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री भारत का बना। चलिए बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने हैं 2 बार लगातार, इंदिरा गांधी भी 2 बार प्रधानमंत्री रही, गुलजारीलाल नंदा भी 2 बार कार्यवाहक ये रहे हैं, ठीक है ना, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री, लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं भी। अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं 2 बार से ज़्यादा जो है। तो इनमें से जो सभी लोग 2 बार से अधिक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, जो मतलब देश के बाहर, मतलब देश में नहीं हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। ये ताशकंद कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी वो ताशकंद है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ये ठीक है ना, 11 जनवरी 1966 को ये ताशकंद के जो है दौरे पे गए थे, उज्बेकिस्तान के दौरे पे गए थे, और वहाँ ही अपने होटल में मृत्यु पाया गया। और आज तक इसका पता नहीं चल पाया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। और ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई है, और ये पूछा भी जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है, और देश के ये दूसरे प्रधानमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए ऐसे कौन से, इस चारों लोगों में से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री, चूँकि चारों लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से कौन है कि जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नहीं शब्द है, नहीं रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर सिंह बलिया के रहे हैं ये, और ये प्रधानमंत्री पद पे भी रहे हैं। और ये किसी भी राज्य के या यूपी के हो या यूपी के बाहर के, कहीं के भी ये सीएम पद पे नहीं रहे हैं। बाकी सभी लोग सीएम पद पे रहे हैं। तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है ना। जबकि जो एच.डी. देवगौड़ा जी हैं वो कर्नाटक के सीएम थे, और पी.वी. नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के सीएम थे, और मोरारजी जो देसाई वो महाराष्ट्र के सीएम थे, ठीक है ना। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। पी.वी. नरसिम्हा राव आपके जो है आंध्र प्रदेश के, और मोरारजी देसाई आपके महाराष्ट्र के, ठीक है ना। ये रहे हैं सीएम, और चंद्रशेखर जी कभी सीएम नहीं रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। देखिए बहुत ये भी पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं कि जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर, पहली बात तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मिस्टेक हो गया है। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हम, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो रहा 28 जुलाई 1969। क्या रहा है? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका जो कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री ने, और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। इनके कार्यकाल में कभी भी लोकसभा की बैठक नहीं हुई, और लोकसभा की निर्धारित बैठक में एक दिन पूर्व ही, जब जिस दिन लोकसभा की बैठक निर्धारित होनी थी उसके एक दिन पहले ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया, और चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी या प्रधानमंत्री पद जो है ख़त्म हो गया, ये इस्तीफा इनको देना पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो कभी भी लोकसभा की बैठक में नहीं गए या लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या भैया कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, और वो कब हुआ है। संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है, ये देखिए मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है संविधान में पूरे, और वो कब हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, मैं पूरा लिख देता हूँ, अनुच्छेद 352 का जो खंड 3 है में उल्लेख किया गया, और इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा कि जब संघ का जो मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा सूचित करें, ठीक है ना, ऐसा सूचित करें। तो मंत्रिमंडल की सलाह पे भारत का जो राष्ट्रपति है वो तो आपातकालीन लगाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, लेकिन मंत्रिमंडल जो शब्द है अनुच्छेद 352 में ही वो प्रयोग हुआ है, और पूरा सिर्फ संविधान में एक ही बार प्रयोग हुआ है, इसके बाद वो कभी नहीं प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि उधारी नहीं, ये उदारी है, ठीक है ना। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई तब प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। ये भी पूछा जाता है कि जब हमारे यहाँ एलपीजी, देखिएगा एलपीजी ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला मत समझ लीजिएगा, ये 1991 में एलपीजी आया था। एल से होता है आपका जो है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये 1991 में आया जब हमारे भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब थी फाइनेंशियल रूप से, तो उस समय एलपीजी आया 1991 में। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है ना। ये दो चीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे, और जो वित्त मंत्री थे, जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। लोग सोचते हैं कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, नहीं, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और उसी समय एलपीजी आया जो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, 1991 में आया, ठीक है। और वित्त मंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे ये प्रधानमंत्री भी भारत के बने, कब से, 2004 से लेकर 2014 तक, ठीक है ना, 2014 तक। ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। तो हम इनके बारे में जो है क्या है कि ये उस समय क्या थे, ये उस समय ये वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री नहीं थे। नरसिम्हा राव जी उस समय पीएम थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा सही नहीं है। चलिए, भारत के पूर्व वित्त मंत्री बिल्कुल 1991 में जब एलपीजी आया तो थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये बिल्कुल आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे कभी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ये अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं वित्त आयोग के, वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। आईएमएफ कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है
वो भारत की तरफ से पूर्व प्रतिनिधि भी थे, ठीक है ना। तो और पीएम भी रहे हैं। पीएम हमने बताया कि 2004 से लेके 2014 तक 2 बार लगातार ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के। तो ये इतने पदों पे इन्होंने कार्य किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो एलपीजी जो है इन्हीं के समय में आया था, उस समय ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा पोलिटी का। फिर नेक्स्ट सेशन पोलिटी का आएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये खबर पहुंच सके, वो भी इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।